आर्यन वर्मा नाम तो राजसी था, लेकिन ससुराल वालों की नज़र में वह बस एक कमजोर बेकार दामाद था। लोग उसे देखकर सोचते थे कि यह लड़का ना तो पैसे वाला है, न ताकतवर और न ही इसका कोई भविष्य है। लेकिन किसी को भी उसकी असली सच्चाई का अंदाजा नहीं था। आर्यन एक प्राचीन और बेहद ताकतवर कारोबारी परिवार का आखिरी वारिस था। वर्मा साम्राज्य कभी देश की सबसे बड़ी शक्तियों में गिना जाता था, पर कई दुश्मनों की साजिशों की वजह से यह साम्राज्य मानो खत्म हो गया था। दुनिया समझ चुकी थी कि उस परिवार की ताकत मिट चुकी है, पर असली ताकत आर्यन में छुपी थी। अपमान जब हद से बढ़ गया तो आर्यन ने फैसला किया कि वह अब चुप नहीं रहेगा। उसने अपनी असली पहचान, अपनी विरासत और वो शक्ति वापस जगाई जिसे सालों से छुपा कर रखा गया था। धीरे धीरे वो शहर के बिजनेस सर्कल, टेक इंडस्ट्री, रियल एस्टेट और हाई स्टैक्स डील्स में अपना दबदबा जमाने लगा। उसका शांत स्वभाव लोगों को धोखा देता था, लेकिन हर कदम एक सोचा समझा वार होता। जो लोग उसे बेकार समझते थे उन्हें पता भी नहीं चला कि इस शहर का भविष्य एक वर्मा चला रहा है। अब आर्यन सिर्फ दामाद नहीं, वो एक खामोश साम्राज्य का मालिक है, और किसी में हिम्मत नहीं कि उसे फिर कभी कम समझे। एपिसोड 1 जन्मदिन का जश्न। गोपालपुर की सड़कों पर आर्यन वर्मा सूप का एक बर्तन लिए तेजी से शर्मा परिवार की हवेली की तरफ बढ़ रहा था। आज बूढ़े मालिक शर्मा का 70वां जन्मदिन था और खानदान के सभी सदस्य जश्न मनाने के लिए शर्मा हवेली पहुंच रहे थे। एक घर जमाए होने के नाते आर्यन भी स्वाभाविक रूप से उनमें से एक था। भले ही कोई उसे शर्मा परिवार का हिस्सा नहीं मानता था, लेकिन कम से कम नाम के लिए ही सही वो अभी भी एक शर्मा था। उसने उस दिन खास तौर पर चिकन सूप का एक बर्तन तैयार किया था जो वह बूढ़े मालिक शर्मा के जन्मदिन के लिए ले जाने की योजना बना रहा था। आखिरकार उसकी जेब में ज्यादा पैसे नहीं थे और वह कोई तोहफा खरीदने की हैसियत नहीं रखता था। दूर से ही वह देख सकता था कि हवेली के आसपास की जगह लग्जरी कारों से भरी हुई थी। उसने अंदाजा लगाया कि शायद वही इकलौता था जो पैदल आ रहा था। शर्मा परिवार की हवेली के गेट पर पहुंचते ही आर्यन ने एक बेहद खूबसूरत औरत को दरवाजे पर खड़े होकर बेसब्री से इधर उधर देखते हुए पाया। उसके चेहरे पर चिंता की एक लकीर भी थी। मीटरों दूर होने के बावजूद वह उसके खास मिजाज को महसूस कर सकता था। उस लड़की का नाम काजल शर्मा था, जो बूढ़े मालिक शर्मा की पोती थी। वह सिर्फ नाम के लिए उसकी पत्नी भी थी। 3 साल पहले आर्यन वर्मा गोपालपुर आया था और किसी तरह किस्मत से उसने बूढ़े मालिक शर्मा की सालों पुरानी बीमारी को ठीक कर दिया था। बूढ़े मालिक शर्मा बहुत खुश हुए और उन्होंने आर्यन की कोई भी एक मुराद पूरी करने का वादा किया, जिस पर आर्यन ने सिर्फ काजल की तरफ इशारा किया और एक वाक्य कहा, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। ये तो साफ नहीं था कि क्यों, लेकिन उस पल अपनी याददाश्त खो चुके आर्यन को लगा कि यही वह है जिसकी उसे तलाश थी। हालांकि शर्मा परिवार इसके लिए बिल्कुल राजी नहीं था, लेकिन जब बूढ़े मालिक शर्मा की जुबान से बात निकल गई थी तो उन्हें परिवार की इज्जत के लिए वादा पूरा करना ही पड़ा। इस तरह आर्यन वर्मा शर्मा परिवार का घर जमाई बन गया। यहीं से उसकी याददाश्त की शुरुआत हुई थी। उसे अपने अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं था, यहाँ तक कि अपना नाम भी नहीं, सिवाय इसके कि वह आर्यन वर्मा है। सही मायनों में आर्यन एक ऐसा आदमी था जो अपनी याददाश्त खो चुका था। हालांकि उसे दिन ब दिन नफरत का सामना करना पड़ता था, लेकिन कम से कम उसे खाने पीने की चिंता नहीं थी। वे उसे कोसना चाहते हैं तो कौन से। आखिरकार वह बस ना सुनने का नाटक कर सकता था। तुम्हारे हाथ में क्या है? आर्यन को हाथ में कुछ आते देख काजल ने सख्त चेहरे के साथ पूछा। वह अपने पति को देखते ही चिढ़ जाती थी। 3 साल पहले शर्मा परिवार में शादी करने के बाद से आर्यन ने घर पर झाड़ू लगाने और खाना पकाने के अलावा कुछ नहीं किया था। अगर वह सच में बेकार होता तो काजल ने यह बात मान ली होती, लेकिन 3 साल पहले उसने साफ तौर पर बूढ़े मालिक शर्मा को उनकी पुरानी बीमारियों से ठीक किया था। उस घटना ने एक बार गोपालपुर में सनसनी मचा दी थी और यहाँ तक कि शर्मा परिवार ने भी सोचा था कि उन्हें कोई खजाना मिल गया है, वरना जोरावर सिंह शर्मा अपनी सबसे प्यारी पोती की शादी आर्यन वर्मा से करने के लिए क्यों राजी होते। लेकिन उन 3 सालों में खाना पकाने और झाड़ू लगाने के सिवा आर्यन ने कोई और खासियत नहीं दिखाई थी। इससे शर्मा परिवार को शक होने लगा कि कहीं उस समय उसका बस तुक्का तो नहीं लग गया था। इसलिए उसके प्रति उनका रवैया और भी बदतर होता गया था। मैंने थोड़ा चिकन सूप बनाया है, मुझे यकीन है कि दादाजी को ये पसंद आएगा, आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हालांकि उसका काम कपड़े धोने और खाना पकाने तक ही सीमित था, लेकिन उसके बनाए व्यंजन किसी 5 स्टार शेफ के बराबर होते थे। जब बूढ़े मालिक शर्मा ने उसे एक मुराद मांगने के लिए कहा तो आर्यन ने कहा कि वह काजल से शादी करना चाहता है।
भले ही उनकी शादी के बाद के सालों में ये सिर्फ नाम की शादी रही, लेकिन उसे इसका कभी पछतावा नहीं हुआ। मेरे साथ अंदर आओ, काजल ने लाचारी भरी आह भरते हुए कहा। उसने तलाक के बारे में सोचा था, लेकिन ऐसा कदम निसंदेह शर्मा परिवार को बदनाम कर देता, यहाँ तक कि यह पूरे परिवार पर एहसान फरामोशी का धब्बा लगा देता। बूढ़े मालिक शर्मा उसे ऐसा करने की इजाजत कभी नहीं देते। जैसे ही दोनों ने शर्मा हवेली में कदम रखा, उन्होंने खानदान के कई सदस्यों को बड़े छोटे तोहफे लेकर आते देखा। काजल, बहुत समय हो गया, तुम तो और भी खूबसूरत हो गई हो, काजल की बड़ी बहन तेजल ने कहा। तेजल की शादी पिछले साल गोपालपुर के लोखंडे परिवार में हुई थी। यह एक ऐसी शादी थी जिसे बराबर की हैसियत वाला माना जाता था। हाल के सालों में लोखंडे परिवार का एंटरटेनमेंट बिजनेस तेजी से बढ़ रहा था और उनकी दौलत बढ़ रही थी। साथ ही तेजल को दिखावा भी बहुत पसंद था, इसलिए वह आर्यन वर्मा और काजल को नीचा दिखाने का कोई मौका शायद ही कभी छोड़ती थी। बड़ी दी जीजा जी, काजल ने अनजाने में ही आर्यन से कुछ दूरी बना ली। हालांकि वे बहनें थीं, लेकिन तेजल के ताने दुश्मनों से भी ज्यादा जहरीले हो सकते थे। अरे काजल, तुम्हारी शादी को 3 साल हो गए और अभी तक बच्चे की कोई खबर नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा यह नाकारा पति इस लायक ही नहीं है? तेजल ने अपनी भौहें चदाए और मजाक उड़ाते हुए कहा। वंश न बढ़ाना सबसे बड़ा पाप है। हम सब तुम दोनों के बच्चे का इंतजार कर रहे हैं, मजाक उड़ने का इंतजार कर रहे हो, है ना? काजल ने मन ही मन सोचा, हम अभी जवान हैं, उल्टा आपको बड़ी उम्र में माँ बनने के जोखिमों से सावधान रहना चाहिए। काजल, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम मुझे बद्दुआ दे रही हो? तेजल ने अपनी कमर पर हाथ रखा और दमक कर बोली, करण और मैंने साल के अंत तक बच्चे पैदा करने की योजना बनाई है, लेकिन तुम बेहतर होगा ध्यान रखो कि कहीं तुम्हारा परिवार खत्म ही ना हो जाए। आप इतनी नाक क्यों हैं कि हमेशा हमारा ध्यान खींचने की कोशिश करती रहती है? आर्यन ने करण की तरफ देखा और अचानक हंस पड़ा। जीजाजी का चेहरा देखकर लगता है कि वह आजकल ठीक से बर्ताव नहीं कर रहे हैं। सावधान रहे कि कहीं बड़ी डी को बीमार ना कर दें, वरना पूरी कंपनी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। 3 साल पहले आर्यन वर्मा ने बूढ़े मालिक शर्मा को ठीक किया था, इसलिए उसकी इलाज करने की काबिलियत का अभी भी सब सम्मान करते थे। उसकी ऐसी टिप्पणी से शर्मा परिवार ने उस जोड़े को अजीब नजरों से देखा। करण, मैं सोच ही रही थी कि तुम रात को देर से घर क्यों आ रहे हो। बताओ मुझे, तुम कहाँ थे? तेजल ने तड़ाक से कहा। उसका हाव भाव अचानक बदल गया। फिर उसे एहसास हुआ, आर्यन वर्मा, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं आज तुम्हें फाड़ दूंगी। बड़ी दी, जब आपने पहले हमारा मजाक उड़ाया था, तब आपने ऐसी बातें क्यों नहीं कही? हमारा आर्यन भले ही दूसरी चीजों में अच्छा ना हो, लेकिन इलाज करने में उसने कभी गलती नहीं की है, काजल ने कहा। हालांकि वह अपने पति से नाक थी, लेकिन तेजल को उसकी जगह पर देखना संतोषजनक था। इसके अलावा आर्यन ने इन सालों में घर में छोटी मोटी बीमारियों का इलाज वाकई किया था। ठीक है, कहते हैं कि औरतें 30 में तेज और 40 में शेरनी जैसी होती है। लगता है कि यहाँ आर्यन ठीक यही करने के लिए तैयार है। तेजल ने दांत पीसते हुए शाप दिया। हे, शायद मुफ्त की रोटियां खाकर कमजोर हो गया है ना? करण ने आर्यन पर एक नज़र डाली और तेजल को बाहों में भरकर घर के अंदर चला गया। बिल्कुल जैसे मेरा पति पैसा कमाने का इंचार्ज है और मैं खूबसूरत दिखने की। कुछ लोगों की तरह नहीं जिन्होंने एक लूजर से शादी कर ली जिसे सब कुछ खुद ही संभालना पड़ता है। जैसे ही तेजल हंसी, वो काजल का मजाक उड़ाने से खुद को रोक नहीं पाए। सब जानते थे कि आर्यन एक घर पर रहने वाला आदमी था जो 3 साल में एक पैसा भी घर नहीं लाया था। ईमानदारी से कहूं तो वो एक मुफ्तखोर का जीता जगाता उदाहरण था। शर्मा परिवार में एक नियम था, जिस भी औरत की शादी हो जाती वो परिवार का एक पैसा भी दोबारा खर्च नहीं करेगी। अगर आपने अच्छी शादी की तो स्वाभाविक रूप से आपको फायदे मिलेंगे, लेकिन काजल जैसी किसी के लिए उसे अकेले ही पूरे घर का भार उठाना पड़ता था। जल्दी करो और जाओ, यहाँ खुद को शर्मिंदा मत करो। काजल की नाक में जलन सी हुई और वह पैर पटकते हुए घर की ओर बढ़ गई। कहते हैं कि मर्दों के लिए गलत पेशा चुनना और औरतों के लिए गलत आदमी से शादी करना बुरा होता है। पिछले 3 सालों में उसने अनगिनत ताने सहे थे। हर बार वह आर्यन से बाहर जाकर काम करने का आग्रह करती, लेकिन वह साफ मना कर देता। दूसरे मर्दों को बाहर मेहनत करते और उनकी पत्नियों को दिन भर खरीदारी करते देख वह लगभग रो पड़ती थी। जब सब औरतें एक जैसी ही हैं तो उसे ही क्यों घर चलाने वाली बनना पड़ा और बाहर पैसे के लिए हाथ पैर मारना पड़ा? क्या तुम मर्द भी हो? अपनी ही पत्नी के साथ ऐसा बर्ताव करते हो?
काजल ने अपने आंसू रोके, लेकिन अंदर से वह पहले ही निराशा की गहराइयों में थी। आर्यन कड़वाहट से भरे चेहरे के साथ ठीक पीछे पीछे चल रहा था। वह भी काम करना चाहता था, लेकिन हर बार जब वह दरवाजे से बाहर कदम रखता तो उसे इतने भयंकर विरोध का सामना करना पड़ता कि उसके पास चुपचाप घर पर रहने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। क्या हम छोटे मोटे कामों के लिए नहीं बने हैं? शायद ये जुमला उसकी भावनाओं को सबसे अच्छी तरह बयां करता था, लेकिन उसने यह बात कभी किसी को नहीं बताई, क्योंकि आर्यन अच्छी तरह जानता था कि इससे सिर्फ उसका मजाक ही उड़ेगा। इस परिवार में किसी ने भी उसे कभी इज्जत की नज़र से नहीं देखा था। घर के अंदर पहुंचते ही सब लोग पहले ही अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। जोरावर सिंह शर्मा के 70वें जन्मदिन पर परिवार के लगभग 100 सदस्य एक साथ आए थे। शुक्र है कि शर्मा हवेली इतनी बड़ी थी कि इन सभी वंशजों को ठहराया जा सके। जैसे ही सब बारी बारी से अपनी सीटों पर बैठे, आर्यन स्वाभाविक रूप से दरवाजे के पास सबसे छोटी मेज पर बैठ गया। 3 सालों से हर पारिवारिक समारोह के दौरान यही उसकी जगह होती थी। यहाँ तक कि शर्मा परिवार के नौकर भी उससे आगे बैठते थे। मैं दादाजी के लंबे जीवन की कामना करता हूँ। पोता आपके लिए एक पन्ने की कीमती मूर्ति लाया है। उदय खड़ा हुआ और कई लोगों की जलन भरी निगाहों के बीच वह बेहतरीन मूर्ति पेश की। शुक्रिया मेरे सबसे बड़े पोते, लेकिन अगली बार इतना खर्च मत करना। जोरावर ने वह मूर्ति स्वीकार की। उनकी आंखों में लाड़ झलक रहा था। ये सिर्फ कुछ लाख रुपयों की है। जब तक दादाजी स्वस्थ रहते हैं, मेरे खर्च किए गए हर पैसे की यह कीमत है। उदय ने वापस अपनी सीट पर बैठते हुए लापरवाही से मुस्कुराते हुए कहा, वह मूर्ति नकली थी जिसे एक दोस्त के जरिए खरीदा गया था, जिसकी कीमत 10,000 रुपये भी नहीं थी। वह फिलहाल शर्मा ग्रुप का जनरल मैनेजर था, जिसकी सालाना तनख्वाह 1 लाख रुपए के करीब थी। ये पद काजल का होना चाहिए था, लेकिन जब से उसने आर्यन वर्मा से शादी की, यह उदय के हाथों में आ गया। दादाजी, मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए सोने की बुद्ध प्रतिमा लाया हूँ। दादाजी, मैं आपके लिए कीमती सफ़ेद पत्थर के कंगन की एक जोड़ी लाया हूँ। कामना करता हूँ कि आप सभी बीमारियों से मुक्त रहें। कुछ पल के लिए युवा पीढ़ी के सभी लोगों ने अपने तोहफे पेश किए, क्योंकि सभी पोते पोतियों ने अपने तोहफे दे दिए हैं। अब दामादों के मंच पर आने का समय है। तेजल ने अपनी कुर्सी पर आराम से टेक लगाते हुए कहा। बिल्कुल उसे सुनकर करण जल्दी से खड़ा हो गया। उसने एक मखमली बक्सा निकाला, ये जानते हुए कि बूढ़े मालिक की तबीयत ठीक नहीं रही है। मैंने खासतौर पर 100 साल पुरानी जड़ी बूटी हासिल की है। उम्मीद है कि बूढ़े मालिक हमेशा स्वस्थ रहेंगे। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, नीचे फुसफुसाहट शुरू हो गई। वह लोखंडे परिवार वाकई बहुत अमीर है। हाँ, मुझे बड़ी बहन से बहुत जलन हो रही है। उसने कितने अच्छे परिवार में शादी की है। सच में औरतें गलत आदमी से शादी करने से डरती हैं। जरा काजल को देखो, लगता है हमें भविष्य में बड़ी बहन से अच्छे रिश्ते बनाकर रखने होंगे। करण का तोहफा वाकई शानदार था। इसका दिखावा भी था और यह सीधे बूढ़े मालिक शर्मा के दिल को छू गया। जीवन में जमा की गई दौलत मौत के बाद साथ नहीं ले जाई जा सकती। केवल कीमती जड़ी बूटियां ही जीवन को लंबा कर सकती थी। करण, तुमने वाकई बहुत सोचा। बूढ़े आदमी ने कोई गलती नहीं की। मुझे तुम पर गर्व है। जोरावर अपनी कुर्सी पर बैठे थे। उनके चेहरे पर चौड़ी मुस्कान थी। इस नाती दामाद ने उन्हें बहुत संतुष्ट किया था। ये सिर्फ कुछ लाख हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं है। भले ही तेजल बाहर से हंस रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल रो रहा था। अगर ये परिवार की विरासत में हिस्सा पाने के लिए ना होता, तो वह करण को इतना महंगा तोहफा कभी नहीं खरीदने देती। बूढ़े मालिक, हमारे समर ने भी आपके लिए एक तोहफा तैयार किया है। तेजल शर्मा करण को सारी वाहवाही लूटते देख संतुष्ट नहीं हुई। उसने जल्दी से अपने पति को कोहनी मारी। दादाजी, मैंने 3 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करके ये बेहतरीन दार्जिलिंग चाय मंगवाई है। उम्मीद है कि यह आपको स्वस्थ रखेगी। समर ने जोरावर को चाय के 2 पैकेट भेंट करते हुए कहा। दादाजी, चेतन आपके लिए सोने का अमृत फल लाया है। दादाजी, मयंक एक मोती पेश करता है। तेजल की पहल के बाद शर्मा परिवार के दामादों ने एक के बाद एक अपने तोहफे पेश करने शुरू कर दिए। बूढ़े मालिक शर्मा एक ऐसे आदमी थे जिन्हें दिखावा पसंद था, इसलिए सभी ने ऐसे तोहफे चुने जो प्रभावशाली थे। 1 लाख रुपए से कम के तोहफों का जिक्र करना भी शर्मनाक था। काजल, तुमने दादाजी के लिए क्या तोहफा तैयार किया है? जैसे ही सबने अपने तोहफे पेश किए, तेजल ने मजाक उड़ाती नजरों से काजल को देखा। उसकी आंखों में शरत भरी थी। जैसे ही उसका नाम लिया गया, सबका ध्यान आर्यन और काजल पर चला गया। ये सच में असली तमाशा था।
शर्मा ग्रुप में सिर्फ एक सीनियर एग्जीक्यूटिव होने के नाते काजल की सालाना कमाई इन युवा मालिकों के बराबर बिल्कुल नहीं थी। परिवार के खर्चे निकालने के बाद उसके पास मुश्किल से ही कोई पैसा बचता था। मैंने दादाजी के लिए एक बर्तन चिकन सूप तैयार किया है। इसे मैंने खुद बनाया है। आर्यन चिकन सूप लेकर जोरावर सिंह शर्मा की तरफ बढ़ा। उम्मीद है दादाजी की उम्र बहुत लंबी होगी। हाँ, ये बहुत मजेदार है। काजल, तुम दोनों वाकई कितने समर्पित हो। उदय शर्मा जोर जोर से हंसा। तुम्हें जरूर बहुत मुश्किल हुई होगी। अपने सूप से दादाजी को बीमार मत कर देना। सब कहते हैं कि आर्यन एक नंबर का नाकारा है, लेकिन देखो उसे सूप बनाना तो आता है ना। शर्मा खानदान ठहाकों से गूंज उठा। जब भी वे एक साथ इकट्ठा होते वे हमेशा आर्यन का मजाक उड़ाते थे। काजल का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसका मन कर रहा था कि वह जमीन में गिर जाए। आर्यन, इतनी मेहनत करना तुम्हारे लिए वाकई मुश्किल रहा होगा। जोरावर सिंह शर्मा के चेहरे पर साफ नाखुशी झलक रही थी। दूसरे लोग कई लाख रुपए के तोहफे दे रहे हैं और यह एक बर्तन चिकन सूप लेकर आया है। उन्होंने खांसते हुए उदय की तरफ हाथ हिलाया और कहा, इसे ले जाओ और हीरा को पिला दो। जी दादाजी। उदय ने शरारती मुस्कान के साथ आर्यन के हाथ से चिकन सूप लिया और पीछे के आंगन की तरफ मुड़ गया। हीरा घर में पाला गया एक कुत्ता था जिसे बूढ़े मालिक शर्मा बहुत प्यार करते थे। जैसा सोचा था, एक नाकारे के हाथ की बनी चीज सिर्फ कुत्ते के पीने लायक ही है। अगर इंसानों ने इसे पी लिया तो शायद उनकी किस्मत ही खराब हो जाएगी। वरुण शर्मा अपनी कुर्सी पर पीछे टिक गया। उसका चेहरा तानों से भरा था। वरुण, तुम्हारा मतलब क्या है? काजल अचानक खड़ी हो गई। पिछले 3 सालों से आर्यन ही परिवार के लिए खाना बनाता था। वरुण के इस ताने से उसने काजल के पूरे परिवार को इसमें घसीट लिया था। माफ करना, जरा सी गलती हो गई। वरुण ने हाथ जोड़े। उसकी आंखों में मजाक उड़ाती एक चमक कौंध गई। अगर आपको यह नहीं पीना है तो कृपया इसे बर्बाद ना करें। आर्यन ने उदय के सामने आकर चिकन सूप वापस छीन लिया। मैंने इसे बनाने में पूरी सुबह लगाई है, तुम्हारे कुत्ते को पिलाने के लिए नहीं। आर्यन, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? उदय का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने तंज कसा। इसे कुत्ते को देना भी तुम पर एक एहसान है। तुम खुद को समझते क्या हो? एक नाकारे के अलावा कुछ नहीं। किसने सोचा था कि एक नाकारे को भी गुस्सा आ सकता है? इतना कहते ही शर्मा परिवार के सदस्य ठहाके लगाकर हंस पड़े। फिर से कहना, आर्यन की आंखें गुस्से से जल रही थी। घायल चूहा भी पलटकर काटता है। उदय, आर्यन से कटवा मत लेना, तुम्हें रेबीज का टीका लगवाना पड़ सकता है। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया। हे, आज दादाजी का बड़ा जन्मदिन है। ना जाने क्यों उदय को अचानक एक अजीब सा डर महसूस हुआ। 3 सालों से आर्यन का सब मजाक उड़ाते थे। उसकी हैसियत एक कुत्ते से भी बदतर थी, लेकिन आज उसे बिना किसी कारण के डर लग रहा था। आर्यन की आंखों में ऐसा भाव था मानो वह उसे कच्चा चबा जाएगा। तुम रसोई में जाओ और मदद करो। काजल ने आर्यन की तरफ देखा। वह चाहती थी कि वह तुरंत उसकी नजरों से ओझल हो जाए। माहौल खराब हो जाने से मुख्य हॉल में अजीब सी खामोशी छा गई थी। ठीक है, बिना कुछ और कहे आर्यन मुड़ा और बाहर चला गया। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, उन्हें बाहर से एक चीनी मिट्टी के कटोरे के टूटने की आवाज सुनाई दी। क्या हुआ? उदय ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। आज बूढ़े मालिक का खास दिन है। इतनी लापरवाही किसने की? बड़े भाई उस बेकार आर्यन ने दादाजी के जन्मदिन वाले नूडल्स गिरा दिए। कमल शर्मा ने कमरे में भागते हुए आकर तुरंत इल्जाम मर दिया। अभी कुछ देर पहले लापरवाही से खेलते हुए वह खुद शर्मा परिवार के एक नौकर से टकरा गया था और बूढ़े मालिक शर्मा के लिए तैयार किए गए जन्मदिन के नूडल्स जमीन पर गिरवा दिए थे। बकवास, आज दादाजी का 70वां जन्मदिन है। वह खुद को समझता क्या है? अपने छोटे भाई को ऐसा कहते सुन उदय तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़ा। वह अपनी पिछली झड़प के बारे में जितना सोचता उतना ही गुस्सा हो जाता। वह इस बात से नाराज था कि वह एक नाकारे से डर गया था। इत्तेफाक से आर्यन भी अंदर आ रहा था। बकवास, ये साफ तौर पर तुम थे जो उससे नौकर से टकराए थे। कमल दरवाजे की तरफ लपका, नौकर की तरफ इशारा किया और चिल्लाया, तुम बताओ तुमसे कौन टकराया था? नौकर बूढ़े मालिक शर्मा के पसंदीदा पोते कमल को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। ये घर जमाई था। अपनी नौकरी बचाने के लिए उसने अपनी जमीर के खिलाफ जाकर इल्जाम आर्यन पर मर दिया। सुना इस कचरे ने सब गड़बड़ कर दी और अब भी दूसरों पर इल्जाम लगाना चाहता है। कितना नीच है। उदय शर्मा ने आर्यन को घूर कर देखा और उसका बायां हाथ जोर से आर्यन के कॉलर पर जकड़ गया। दफा हो जाओ, मुझे अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना। बहुत हो गया, जोरावर सिंह शर्मा ने धीमी आवाज में कहा।
आज मेरा जन्मदिन है। बाकी बातें हम बाद में कर सकते हैं। मैं उससे नहीं टकराया था, ये कमल था, आर्यन ने बिना किसी हाव भाव के कहा। बस करो, जब दादाजी भी इस बात को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं तो तुम क्यों जिद पर रहे हो। काजल खड़ी हो गई। वह आर्यन के इस रवैया से तंग आ चुकी थी। अगर मैंने यह नहीं किया तो मैं इसे क्यों मानूं? आर्यन अपनी बात पर अड़ा रहा। तुम क्या करना चाहते हो? जोरावर सिंह शर्मा ने मेज पर हाथ पटका। आर्यन, क्या तुम जानबूझकर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो? मैं नहीं। सच यह है कि कमल थप्पड़ काजल का हाथ घूम गया। घर जाओ। वह तेजी से शर्मा परिवार की पुरानी हवेली से बाहर भाग गई और जैसे ही वह मुड़ी उसकी आंखों में आंसू की एक झलक कौंध गई। नूडल्स मैंने उन्हें नहीं गिराया था। आर्यन ने सीधे कमल की तरफ देखा और आंगन से बाहर निकल गया। दफा हो जाओ, एहसान फरामोश। वह नाकारा हमेशा से आंखों में खटकता था। पीछे से गालियों की बौछार होने लगी। काजल घर नहीं गई बल्कि दरवाजे पर सीढ़ियों पर बैठकर रो रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सब ऐसा हो जाएगा। आर्यन उसके बगल में बैठ गया। उसने लाचारी से अपना सिर झुका लिया। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? काजल ने ऊपर देखा। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। क्या वह नफरत काफी नहीं है जो मैंने तुम्हारे साथ सही है? वह जानती थी कि नूडल्स आर्यन ने नहीं गिराए थे। कमल के कब्जों पर अभी भी आटा और नूडल्स लगे हुए थे। ये तो कोई अंधा भी देख सकता था, लेकिन हर कोई आर्यन पर इल्जाम डालने का आदी हो गया था। मुझे माफ कर दो, आर्यन कड़वाहट से हंसा। 3 सालों तक काजल ने बहुत सी ऐसी चीजें सही जो दूसरों को कभी नहीं सहनी पड़ी। उसे जिस मजाक का सामना करना पड़ा उसकी तुलना में आर्यन का दुख क्या था? क्या माफी मांगने से कुछ होता है? मैं भी अपनी बड़ी बहन की तरह अपने पति के बारे में दीन ये मानना चाहती हूँ। पूरे दिन शांत से रहना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे वह दे सकते हो? मैं खानदान का मजाक बनकर नहीं रहना चाहती कि हर समय मेरा मजाक उड़ाया जाए और मुझे नीचा दिखाया जाए। क्या तुम इसे बदल सकते हो? मैं चाहती हूँ कि तुम इस परिवार की जिम्मेदारी लो ताकि मुझे हर रोज मेहनत ना करनी पड़े। क्या तुम कर सकते हो? काजल ने बेबसी से मुस्कुराने की कोशिश की। उसकी आंखें नाउदी से भरी थी। किस औरत को अपनी शान पसंद नहीं होती, लेकिन वह जानती थी यह सब नामुमकिन था। ठीक है, आर्यन उठा और बिना रुके वहां से चला गया। मैं इस तरह और नहीं जीना चाहता। एक सुनसान सड़क पर चलते हुए आर्यन ने गुस्से में आसमान की तरफ देखकर चिल्लाया। क्यों? आखिर क्यों? उसकी मुट्ठियां कसकर भिंच गई। उसके चेहरे की नसें उभर आई। नाखून उसकी हथेलियों में धंस रहे थे। उसके दिल में एक अनाम गुस्सा भड़क उठा। आग की चिंगारी की तरह ये गुस्सा आर्यन के भीतर जोरों से जलने लगा। 3 सालों में पहली बार उसका खून खौल उठा था। अगर तुम सच में अब और इस हाल में नहीं रहना चाहते तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अचानक उस खाली सड़क पर काले कबड्डों में एक आदमी नमूदार हुआ। तुम कभी भी इतने साधारण रहने के लिए नहीं बने थे। उस काले कबड्डों वाले आदमी ने अपनी छाती से एक अंगूठी निकाली और एक पल में आर्यन के सामने आ गया। अब आओ और अपनी असली शान वापस हासिल करो। उस अजनबी ने धीरे से अंगूठी पेश की। अगर तुम गुस्सा नहीं होते तो कोई भी इस भेड़ी को नहीं तोड़ सकता। सिर्फ गुस्सा ही तुम्हारे अंदर लड़ने की आग जला सकता है।